हेलो गाइस, वेलकम टू डेफो। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। जैसा आप लोगों को पता है, कल एसबीआई पीओ का प्री का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। और मैं उन सभी बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिन बच्चों का प्री क्लियर हो चुका है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि कल जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन मेंस का जो एग्जाम डेट है वो अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि दिस वीक तक आप लोगों का एडमिट कार्ड भी रिलीज हो जाएगा एंड एडमिट कार्ड में आप लोगों का एग्जाम कब होगा वो डेट भी मेंशन रहेगा। ठीक है। तो देखिए, अभी अगर मैं आज से बात करूं एग्जाम तक का, नियर बाय आप लोगों का 10 से 15 दिन का हम लोग का टाइम है। और ये जो 10 से 15 दिन का टाइम होता है, ये बहुत ज्यादा क्रुशियल होता है। बिकॉज ये जो टाइम है, ये टाइम में हमें उस चीजों पे ध्यान देना पड़ता है जहां पे हम लोग को अपना स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि कौन सा सेक्शन में हम लोग अगर किस तरह स्टडी करें तो हम लोगों को अपना स्कोर जो है वो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि एसबीआई का जब आपका पीओ का प्री का एग्जाम हुआ था, तब मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रिडिक्ट किया था। और वहां पे मैंने बोला था ये चीज बार बार कि कट ऑफ कहीं ना कहीं लास्ट ईयर जैसा ही रहेगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि 59 या 60 का आसपास ही रहेगा। ये या तो +-2 हो सकता है। और जब कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मैंने कट ऑफ देखा, 59.25 था। तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगा। ठीक है। तो ये दिखाने का मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि मैं शो ऑफ करूं या कुछ करूं, नो। वैसा इंटेंशन नहीं था। मेरा इंटेंशन यही था बताना कि मैं जो भी चीजें आप लोगों के लिए लाता हूं, या तो कट ऑफ हो या तो कोई भी एनालिसिस हो, एक डीप एनालिसिस करने के बाद ही लाता हूं, जो कहीं ना कहीं मैं जो कट ऑफ प्रेडिक्ट करता हूं उसमें भी शो होता है। हालांकि बहुत लोग अगर नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, लेकिन स्टिल मैं बोलता हूँ कि जो भी चीजें मैं करता हूँ वो एक डीपली एनालिसिस करने के बाद ही करता हूँ। ये ऐसा नहीं कि किसी को खुश करने के लिए, नो। जो मुझे रियलिटी लगता है उसी के ऊपर बेस करके मैं करता हूँ। ठीक है। अभी देखिए, अभी अपकमिंग हम लोगों का एसबीआई पीओ का एग्जाम है। तो कुछ कुछ बच्चों को एक डाउट होता है कि सर, आईबीपीएस एंड एसबीआई का जो पीओ का एग्जाम होता है तो वो क्या दोनों का सेम सेम ही होता है? तो इसमें बेसिक डिफरेंसेस कुछ होता है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से अगर मैं बोलूं तो एसबीआई और आईबीपीएस में वैसा कोई अंतर होता नहीं है। ठीक है। अगर आप आईबीपीएस पीओ का प्रिपरेशन कर रहे हो और बाकी आप एसबीआई का प्रिपरेशन का भी हो जाता है। ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एसबीआई का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो थोड़ा सा अप होता है एज कम्पेयर टू द आईबीपीएस। और रिमेनिंग थिंग मोर और लेस सेम ही होता है। थोड़ा ओवरऑल मार्क्स इसमें 225 का होता है और ये यहाँ पे 250 होता है। बिकॉज यहाँ पे डेस्क्रिप्टिव में 25 नंबर होता है, यहाँ पे कितना होता है? 50 नंबर होता है। ठीक है। तो यही छोटा बड़ा जो डिफरेंसेस होता है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल कहीं ना कहीं एसबीआई का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो दूसरा एग्जाम्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा अप देखने को मिलता है। ठीक है। तो जैसे आप लोगों को पता ही है कि एसबीआई पीओ में भी 5 सेक्शन होता है। आईबीपीएस पीओ का तरह इंग्लिश, डीआई, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड डिस्क्रिप्टिव। ठीक है। मैंने ये 5 सेक्शन को 2 कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। फर्स्ट, जहां पे आप थोड़ा अच्छा नंबर ला सकते हो। ठीक है। थोड़ा एंड सेकंड, जहां पे आपका प्रिपरेशन जितना भी हो, नंबर एक लिमिट तक ही आता है, उससे ज्यादा लिमिट तक नहीं आ सकता है। ठीक है। अभी आप बोलोगे सर कैसे? देखिए, ये सेक्शन की अगर बात करूं, ये इंग्लिश एंड डेस्क्रिप्टिव। ठीक है। और यहाँ पे क्वांट एंड रीजनिंग। आप बोलो सर ऐसा क्यों? ये तीनों में अपना अच्छा खासा नंबर हम लोग अगर प्रिपरेशन के ऊपर बेस करके नंबर ला सकते हैं, यहाँ पे भी तो हम लोग प्रिपरेशन के ऊपर बेस करके नंबर ला सकते हैं, नो। ऐसा बात नहीं है। अगर मैं सिंपल एक एग्जांपल दूं, हाल ही में हम लोगों का आईबीपीएस पीओ का एग्जाम दिया है, मेंस का। ठीक है। और इस बार का जो मेंस का क्वांट का है वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर कंपैरिजन में तो इजी था ही था, एंड इस बार का प्री के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इजी दिया गया। अब लोग, हाँ सर ये बात तो सही है। तो क्वांट में टोटल 60 मार्क्स था। मैंने नियर बाय 50 बच्चों से बात किया। लेकिन 50 बच्चों से बात करने के बाद मुझे ये कोई भी बच्चों से सुनने को नहीं आया कि सर मैंने 40 प्लस मार्क्स का अटेम्प्ट किया है, मुझे 40 प्लस मार्क्स मुझे मिलना चाहिए। ये मुझे सुनने को नहीं आया। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा क्या लगा कि बच्चे बच्चे उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर पाए, है कि नहीं? दैट मीन्स वैसा नहीं कि 50 बच्चों में से 50 बच्चे ही उतना ज्यादा क्वांट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नो। इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनका क्वांट क्वांट में अच्छा खासा नंबर लाते हैं, प्री में 30 प्लस लाते हैं, बहुत अच्छा स्कोर करते हैं। तो उन बच्चों का भी वही कहना था कि सर 28 30 मार्क्स तक ही मैंने कर पाया हूँ। तो कहीं ना कहीं पे पेपर इजी आने का बावजूद भी बच्चों का जो अटेम्प्ट है एक लिमिट तक ही है, वो 30 का थोड़ा आसपास है कि नहीं है। लेकिन वही बच्चों से जब मैंने जीए, इंग्लिश और डिस्क्रिप्टिव के बारे में पूछा, तो जीए में कहना था कि सर मुझे आउट ऑफ 40 मुझे 30 जैसा मिलना चाहिए। मैंने 32 या 33 का जैसा किया है।
तो 30 जैसा मुझे मिलना चाहिए, या तो उससे भी कम आएगा, मुझे 28 जैसा मिलेगा 100% श्योर, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को मिलाया है, मुझे मेरा सही है, 28 29 मेरा सही बन रहा है। ठीक है, इंग्लिश एंड डेस्क्रिप्टिव, डेस्क्रिप्टिव भी सेम, यहाँ पे आउट ऑफ 50 40 लाना पॉसिबल होता है, और इंग्लिश में भी बहुत बच्चे आउट ऑफ 40 आपका आराम से तो 29 28 बहुत बच्चे लाते हैं। ठीक है, अब यही चीज है कि ये जो सेक्शंस है इसको किस तरह, अभी ये जो 10 दिन है, 10 दिन में हम लोग प्रिपरेशन करें ताकि एक अच्छा खासा स्कोर हम लोग का मैक्सिमाइज हो पाए। देखिए, ठीक है, अभी देखिए, अगर मैं फर्स्ट सेक्शन, अगर मैं जीए का बात बोलता हूँ, तो इस साल आप लोगों को आरआरबी का एग्जाम हुआ है, आप लोग, हाँ, इसका भी क्लर्क का भी एग्जाम हुआ है, ठीक है, आईबीपीएस का भी एग्जाम हुआ है, पीओ हो गया या क्लर्क हो गया, जो भी है, ठीक है। ये जो एग्जाम्स हुआ है इसमें एक चीज था कि कुछ कुछ एग्जाम्स में ये थोड़ा सा टफ देखने को मिला, कुछ कुछ में थोड़ा सा मॉडरेट देखने को मिला। हाँ सर, ये बात तो सही है, ठीक है। कुछ कुछ में थोड़ा करंट 3 4 मंथ के ऊपर ज्यादा पूछा गया, कुछ कुछ में थोड़ा सा ओल्ड पूछा गया, लेकिन जो भी हो, ये एग्जाम्स में जितना भी वेरिएशन है, एक चीजें कॉमन था, पेपर टफ है या मॉडरेट है, ये करंट मंथ का है या ओल्ड मंथ का है, लेकिन क्वेश्चंस क्या हो रहा है, थोड़ा डीपली पूछा जा रहा है। आप बोलोगे हाँ सर, ये बात तो सही है कि क्वेश्चन थोड़ा डीपली पूछा जा रहा है। तो इसीलिए मेरा सिंपल सा कहना, सिंपल सा सजेशन आप मान सकते हो यहाँ पे यही है कि आप एग्जाम के लिए 2 महीना का, 3 महीना या 4 महीना या 5 या 6, जितना भी महीना का आप जीके ले जाना चाहते हो आप ले जाइए, वो आपके लिए अच्छा हो। जितना ज्यादा महीना का आप लेके जाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा, लेकिन आप जितना महीना का लेके जा रहे हो, आपका अल्टीमेट इंटेंशन ये होना चाहिए कि मैं जितना महीना का करूं वो थोड़ा डीपली स्टडी करूं, ताकि एग्जाम में अगर डीपली क्वेश्चन पूछे तो मैं उसका आंसर दे पाऊं। अगर आपने ऊपर ऊपर से चीजों को स्टडी किया है, टॉपिक के बारे में तो आपको पता होगा, लेकिन एग्जाम में अगर उस टॉपिक से थोड़ा डीपली क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, बिकॉज आपने चीजों के बारे में डीपली एनालिसिस नहीं किया है। वो कहीं ना कहीं आप में एक गलती होगा। ठीक है, आई थिंक ये चीजें आप लोगों को समझ में आ गया। अभी दूसरा होता है आपका इंग्लिश। अब एक इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहां जहां पे अब अगर आप देखोगे लास्ट 2 से 3 सालों में पेपर कहीं ना कहीं पे टफ नहीं था, मॉडरेट पेपर देखने को मिल रहा है, और एसडीआई पीओ में भी हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मॉडरेट पेपर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि इंग्लिश में बच्चों का एक्यूरेसी उतना अच्छा होता नहीं है, तो बच्चे यहाँ पे आउट ऑफ जो मार्क्स 40 मार्क्स में 30+ बच्चे अटेम्प्ट करके आते हैं, लेकिन बच्चों को मिलते हैं 20 21। तो कहीं ना कहीं पे क्या होता है ना कि इसमें बच्चे फोकस थोड़ा ज्यादा, उतना ज्यादा नहीं देते हैं फोकस। ठीक है, तो मेरा यहाँ इसके लिए सजेशन यही है कि आप इंग्लिश का प्रिपरेशन जैसे भी करें, क्योंकि इंग्लिश का प्रिपरेशन करने का तरीका हर बच्चे का अलग अलग होता है। जैसे क्वांटम रीजनिंग में क्या होता है कि चीजें कॉमन होता है, आपको पहले टॉपिक वाइज चीजों को जाना पड़ेगा, उसके बाद आप मॉक दीजिए या दूसरे तरीके से आप चीजों को कर सकते हो, कहीं ना कहीं भी ये चीजें कॉमन है। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है ना, अलग अलग होता है, कोई बच्चा न्यूज़पेपर पढ़ता है, कोई बच्चा बुक स्टडी करता है, कोई बच्चा सिर्फ क्विजेस देता है। तो इस तरीके की चीजों चीजें होता है। ठीक है, लेकिन जैसा भी आप कर रहे हो आप वैसा कंटिन्यू करें, उसके साथ साथ थोड़ा सा चीजों में और थोड़ा ज्यादा दें, क्योंकि इसमें आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हो, थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हो, 4 से 5 नंबर आपका ज्यादा आने का चांसेस होगा, 100% होता है। अगर आपका नंबर 20 से 22 तक आ रहा है तो आप उसको मैक्सिमाइज करके 25 से 26 आप आराम से कर सकते हो। अगर आपका नंबर 35+ आ रहा है या 32 33 आ रहा है तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बढ़िया नंबर है, आप इसी को मेंटेन करने का जरूर कोशिश करें। लेकिन अगर आपका नंबर 20 से 22 आ रहा है, अगर आप एट प्रेजेंट थोड़ा ज्यादा मेहनत करते हो, इसमें थोड़ा ज्यादा जो भी आप कर रहे थे इंग्लिश के लिए, अगर वो थोड़ा ज्यादा करते हो, 4 से 5 नंबर आपका बढ़ने का बहुत हाई चांसेस रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैं यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है डेस्क्रिप्टिव। देखिए, डेस्क्रिप्टिव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, सेक्शन होता है, जहां पे आप 40+ भी स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जहां पे क्या होगा, एक लेटर लिखने के लिए आएगा प्लस एक ऐसे, एक लेटर प्लस क्या होगा, एक ऐसे लिखने के लिए आएगा। ठीक है, अभी देखिए, ये दोनों में बच्चे का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है, एक बच्चों का जो होता है इंग्लिश का लिखने का हैबिट नहीं होता है वर्ड में। तो उसके लिए क्या होता है कि बच्चे प्रैक्टिस भी कम करते हैं, तो उसके साथ साथ क्या होगा कि बच्चे एग्जाम में जाके, जब एग्जाम हॉल में जाते हैं, वहां पे जाके बच्चे का क्या होता है कि बच्चे टाइप ही नहीं कर पाते। किस तरह टाइप, क्योंकि वहां पे आप टैब नहीं यूज कर सकते, बहुत कुछ चीजें वहां पे रेस्ट्रिक्शन होता है। वो रेस्ट्रिक्शन के साथ बच्चे क्या होता है कि एग्जाम में जाके चीजों को प्रॉपरली नहीं कर पाते, जिसके लिए क्या होता है उन लोगों का टाइम बर्बाद होता है और अच्छा खासा स्कोर भी नहीं नहीं ला पाते हैं। तो मेरा सजेशन यही होगा कि इस कुछ दिनों में
अगर आप 10 से 15 दिन आपको मिल रहा है, तो ये 10 टू 15 डेज में, एक बात 10 टू 15 डेज में आपको वर्ड में आपको डेली बेसिस पे 1 essay प्लस 1 लेटर डेली आपको टाइप करना है। ये करने करने में आपको बेनिफिट क्या होगा? फर्स्ट, आपका टाइपिंग स्पीड बढ़ेगा। उसके साथ साथ जब आप टाइप करोगे तो कुछ सोच के करोगे। ऐसा नहीं कि आपका मतलब किसी से कहीं पे देख देख के किया, नो। मान लीजिए कोई भी एक टॉपिक ले लिया, मान लीजिए आपने एक लेटर ले लिया, उस लेटर को आपको टाइप करना है, तो आप उस लेटर को सोचोगे, सोच के टाइप करोगे। ये आप अगर सिर्फ डेली आप करते हो तो कहीं ना कहीं पे एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा इसका मदद मिलेगा। बिकॉज एग्जाम में क्या होता है ना कि जिन बच्चों का टाइपिंग भी स्पीड है, उन बच्चों का प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि बच्चे सोचने लगते हैं कि यार इसके बाद क्या लाइन लिखूं, क्या लाइन लिखूं, उसमें भी टाइम बहुत ज्यादा स्पेंड होता है। तो बेटर क्या होगा कि आप इस चीज का हैबिट पहले से ही बना ले कि जो भी टॉपिक आएगा, जो भी टॉपिक मुझे पता है, उस टॉपिक के बारे में ज्यादा सोचने में मैं टाइम इन्वेस्ट ना करूं। इंस्टेड ऑफ दैट मैं थोड़ा लिखूं, लिखते जाऊं और सोचते जाऊं, ताकि क्या होगा, मेरा टाइम बचे एंड मैं यहाँ पे अच्छा खासा स्कोर कर सकता हूँ। बिकॉज अगर आप डिस्क्रिप्टिव में 35 प्लस भी स्कोर कर लेते हो, तो आप कहीं ना कहीं पे दूसरों से अच्छा खासा लीड पे चले आओगे। ठीक है, वो बहुत ज्यादा, क्योंकि 35 अगर इस पे ही कब कर आपको मिल रहा है ना, तो वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। एंड जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसमें भी आपका ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, आई थिंक ये भी डिस्क्रिप्टिव भी आप लोगों का क्लियर हो गया। स्टिल अगर कुछ भी डाउट होता है तो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए, अभी आता है क्वांट एंड रीजनिंग। ठीक है, अब ये क्वांट एंड रीजनिंग का एक सिनेरियो है। ये बात आप लोग याद रखिए कि ये जो दो सेक्शन है, ये दो सेक्शन में एक सेक्शन आपको रुलाने वाला आएगा ही आएगा, एक सेक्शन आपको रुलाएगा और एक सेक्शन थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आएगा। हालांकि लास्ट ईयर से 2-3 साल से देखा जा रहा है कि क्वांट बहुत ज्यादा टफ देखने को मिले, रीजनिंग डिफिकल्ट टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है, जहाँ पे बच्चों का अटेम्प्ट हो रहा है, लेकिन कॉम्पेटिटिवली क्वांट से ज्यादा हो रहा है, लेकिन उतना भी ज्यादा नहीं हो रहा है। लेकिन इस साल थोड़ा सा आईबीपीएस में अलग देखा गया, क्वांट थोड़ा सा इजी देखा गया, रीजनिंग थोड़ा सा टफ देखा गया। तो ये सेक्शन में से, दो सेक्शन में से, तो एक सेक्शन आपका 100% टफ आएगा। ठीक है, आप उसमें जितना ही प्रिपरेशन कर लो, आप एक लिमिट तक ही स्कोर कर सकते हो, उसके बाहर आप स्कोर नहीं कर सकते। मतलब अगर इफ यू आर एक्सेप्शनल देन अलग बात है, मैं मानता हूं कि आप लोग एक्सेप्शन नहीं हो। ठीक है, तो देखिए अभी ये दोनों में बच्चे क्या करते हैं ना, सबसे ज्यादा टाइम क्वांटम रीजनिंग में इन्वेस्ट करते हैं। और यूट्यूब में भी ये चीजों का हवा बना हुआ है, क्वांटम रीजनिंग बच्चे ये चीजों के ऊपर ज्यादा ही फोकस करके रिमेनिंग जो 3 होता है उसमें उतना ज्यादा फोकस नहीं करते, जहां पे वो लोग एक्चुअली स्कोर कर सकते हैं। इसमें आप स्कोर नहीं कर सकते, ये बात आपको मानना पड़ेगा। ये बहुत बिटर ट्रूथ है कि आप चाह के भी इसमें उतना ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते जितना रिमेनिंग 3, जीए, डिस्क्रिप्टिव और इंग्लिश में आप जितना स्कोर कर सकते हो, लेकिन आप चाह के भी इसमें उतना आप स्कोर नहीं कर सकते। बिकॉज इस पेपर ही सेट उसी तरह ही किया जाता है कि ताकि बच्चे कहीं ना कहीं पे जाकर एक लिमिट तक ही कर पाए। अदरवाइज कट ऑफ तो बहुत हाई चला जाता है कि नहीं। तो बात यही कि ये जो 10 जो भी दिन है, उस दिन में आप इसमें एक्स्ट्रा टाइम, ज्यादा टाइम इन्वेस्ट ना करें। बेटर क्या होगा कि आप फोकस वही करें कि जो आपका नॉलेज है, जो आपका नॉलेज है, जो टॉपिक वाइज आपका नॉलेज है, वो टॉपिक को, वो नॉलेज को ब्रश अप करें, वो टॉपिक को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, ताकि उस टॉपिक में से अगर कोई भी क्वेश्चन आए आप अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, अगर मान लीजिए आपने एक्स्ट्रा टाइम ज्यादा ही इसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया और वो टाइम आपने यहाँ पे नहीं दिया, एग्जाम में जाके क्या होगा कि आपको देखने को मिलेगा वो एक्स्ट्रा टाइम के लिए आप यहाँ पे 5 या 10 नंबर ही एक्स्ट्रा ला पाए हो, लेकिन वही अगर एक्स्ट्रा टाइम आप यहाँ पे देते हो, वो कम से कम 15 से 20 नंबर बढ़ सकता है। तो मेहनत अगर आप उस जगह पे करें जहां पे नंबर बढ़ने का चांसेस है। ठीक है, तो आप क्वालिटी रीजनिंग में ऐसा मत सोचिए कि ये 10 से 15 दिन में मैं कुछ 30 मार्क खा जैसा बड़ा काम कर दूंगा, मैं सब कुछ सीख लूंगा, टफ टफ चीज सीख लूंगा। नो, ऐसा मत सोचिए। यूट्यूब में ये चीज का हवा बना हुआ है, लेकिन वैसा आप अगर सोचते हो तो वो गलत सोच होगा। आप जितना टाइम दे रहे हो उसी हिसाब से चले, अपना जो नॉलेज है उस नॉलेज को ब्रश अप कीजिए। और बेटर होगा कि जो एक्स्ट्रा टाइम आपका बच रहा है, वो एक्स्ट्रा टाइम वो सेक्शंस में दीजिए जिस सेक्शंस में देने के बाद आप लोगों का मार्क्स ज्यादा आने का चांसेस हो। दैट्स कॉल्ड स्मार्ट प्ले। ठीक है, तो यही मेरा सजेशन था अल्टीमेटली आप लोगों के लिए कि एसबीआई पीओ में कौन सा सेक्शन में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, कि स्कोरिंग सेक्शन कौन सा है, एंड कहाँ पे आप अच्छा खासा स्कोर ला भी सकते हो, जहाँ पे लाना भी पॉसिबल है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। अगर अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।